हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि क्लास 11 बायोलॉजी का पार्ट है। आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 278 से, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन विद द टैगलाइन एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगल आला। So first line is, you have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. तो हमें पता है कि हर किसी लिविंग सेल को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और बाकी एसेंशियल सब्सटेंसेस की, जो कि हम डाइजेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the body tissues. और जो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें कॉन्टीन्यूसली रिमूव करा जाता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ये किस प्रोसीजर के थ्रू होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ excretion. It is therefore essential to have an efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. इसलिए ताकि ये डाइजेशन और जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ढंग से हो सके और बाकी सारे प्रोसेसेस भी जो हमारे बॉडी के हैं वो अच्छे से हो सके, उसके लिए हमें एक प्रॉपर सर्कुलेटरी मैकेनिज्म की नीड होती है। नेक्स्ट लाइन इज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होते हैं। Next line is, simple organisms like sponges and coelacanths circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange their substances. तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स, ये हमारे फाइलम है, जो कि फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम निडेरिया, जो कि कैसे सर्कुलेट करते हैं वाटर को थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। Next line is, more complex organisms use special fluids within their body to transport such materials. और जो complex organisms हैं वो कुछ special fluids को use करते हैं ताकि transportation purpose के लिए। और वो जो special fluids हैं वो भी हम जानते हैं blood और lymph होते हैं। इनके बारे में हम chapter में अंदर पढ़ेंगे। Next line is, blood is the most commonly used fluid by the most of higher organisms including humans for this purpose. तो सबसे main जो fluid है वो कौन सा है? blood है। Another body fluid, lymph, also helps in the transport of certain substances. और जो next fluid है जो blood के अलावा transportation में help करता है, that is the lymph. Next line is, in this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph, which is also known as the tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained हेयर इन। तो अब इस चैप्टर में हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर हमें लिम्फ का एक दूसरा नाम भी शो किया गया है, दैट इज टिश्यू फ्लूइड। तो अगर आपको टिश्यू फ्लूइड भी कहीं लिखा मिले तो उसका मतलब भी क्या होगा? लिम्फ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज 18.1, दैट इज ब्लड। So the first line is, blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड क्या चीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू है और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल। तो ये आप अपनी एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यही जो है ब्लड सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। Next topic is 18.1.1, that is plasma. Plasma is a straw-colored viscous fluid consisting nearly 55% of the blood. तो आपको एक एक लाइन पर ध्यान देना है, क्योंकि अब एनटीए मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस पूछते हैं, तो आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन पर ध्यान देना है। ब्लड का कलर क्या, प्लाज्मा का कलर क्या होता है? स्ट्रॉ कलर्ड। तो अगर आपको ऑप्शंस में ये भी दिया जाए कि प्लाज्मा कलर इज पेल येलो, येलो, कलरलेस और स्ट्रॉ, तो आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है स्ट्रॉ कलर्ड, तो आपको एग्जैक्टली वही मार्क करना है। और ये कैसा फ्लूइड होता है? विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि कितना कॉम्प्राइज करते हैं ब्लड का? दैट इज 55%। 90 to 92% of the plasma is water and proteins contribute 6 to 8% of it. तो पहले तो हमें जो 55% बताया गया था वो ये बताया था कि प्लाज्मा ब्लड का कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज 55%। अब हमें प्लाज्मा के अंदर उसकी कॉम्पोजिशन बताई गई है। जो प्लाज्मा है उसका जो टोटल 90 to 92% है वो कौन बनाता है? वाटर। और 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स। Next line is, fibrinogen, globulins and albumins are the major proteins found in the plasma. तो जो प्लाज्मा के मेन प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं? फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इन पे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
नेक्स्ट लाइन इज फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आपको हर किसी प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन ध्यान होना चाहिए। तो फिब्रिनोजन का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। और ये जो है फिब्रिनोजन, ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और इन्हें प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। नेक्स्ट इज द ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्राइमली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लोबुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी ऐड करना चाहें, ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन होते हैं वो लीवर के थ्रू बनते हैं, और जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं उन्हें कौन बनाता है? बीटा लिम्फोसाइट, सॉरी बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज द एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। तो आपको इन तीनों के फंक्शन पता होने चाहिए, बहुत ईजी भी है। फिब्रिनोजन का ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन का डिफेंस एंड एल्ब्यूमिन का ऑस्मोटिक बैलेंस। Next line is plasma also contains small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride, etc. Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always in the transit in the body. तो ये हमें 2 लाइन और बताई गई हैं कि प्लाज्मा के अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स भी होते हैं। आपको ना एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है कि मिनरल्स जो हैं वो प्लाज्मा में लार्ज क्वांटिटी में होते हैं या स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो छोटे छोटे वर्ड में कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आपको मतलब बहुत डीपली एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। आपको ध्यान रखना है कि मिनरल्स का अमाउंट कैसे, स्मॉल अमाउंट, इस वर्ड पर आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और फिर अगर आपसे मान लीजिए अलग से लाइन में दे दिया कि लिपिड्स आर फाउंड इन प्लाज्मा और नॉट, तो एकदम से आप सोचेंगे, आपको ध्यान नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको एक एक वर्ड पे पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट लाइन इज फैक्टर्स नीडेड फॉर कोएगुलेशन ऑफ और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं प्लाज्मा के अंदर वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन एक्टिव फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट लाइन इज प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार आई है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज द सीरम। तो आपको इस वर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज 18.1.2, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। So the first line is erythrocyte, leukocyte and platelets are collectively known as the formed elements. तो erythrocyte क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स आर WBCs एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों मिला के क्या बोलते हैं हम इनको? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट इज द ब्लड सेल्स, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि 55% प्लाज्मा ने बनाया था, बाकी कितना बचा? 45%, तो वो कौन बनाएगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट लाइन इज erythrocytes or red blood cell, that is RBC, are the most abundant of all the cells in the body, in the blood. तो जो सबसे abundant blood cells हैं उनका नाम क्या है? That is the RBCs. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBCs per mm³ of blood. तो आपको ध्यान रखना है कि एक healthy adult man के अंदर कितनी RBC होती है? That is 5 to 5.5 million. और आपको यूनिट्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर किस यूनिट में दिया गया है? मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। तो आरबीसी कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं बॉडी के अंदर? दैट इज इन द रेड बोन मैरो, एडल्ट्स के अंदर। ध्यान रखना है आरबीसी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जगह फॉर्म हुए हैं। जैसे कि जब चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो यॉर्क सैक में बनता है, फिर उसके बाद लीवर और स्प्लीन में बनने लगते हैं और बाद में जाके एडल्ट स्टेज में वो बोन मैरो में बनता है। ये तो हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई भी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कहाँ पर बना था? यॉर्क सैक में, देन लीवर, देन स्प्लीन, देन बोन मैरो। तो अब हम आते हैं एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन पर, दैट इज आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है एनसीईआरटी की, कि इन मोस्ट ऑफ मैमल्स, सबकी बात नहीं हुई है। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए। मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट हमें बताई गई है आरबीसी की शेप, दैट इज दे आर बाइकनकेव इन शेप। Next line is that they have a red colored iron containing complex protein known as the hemoglobin, hence the color and name of this cells. तो इनके पास एक रेड कलर का और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन कैसे है? अगर मान लीजिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में लिख दिया गया सिंपल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो वही करेक्ट आंसर होगा, और उसका नाम क्या होता है? दैट इज हीमोग्लोबिन।
नेक्स्ट लाइन इज अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो आपको ध्यान रखना है कि कितना हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml में। एक एक चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए, दैट इज 12 to 16 ग्राम्स नॉट मिलीग्राम्स। और यहाँ पर कितना दिया गया है 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases। तो यहाँ पर किस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, दैट इज द हीमोग्लोबिन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस की। नेक्स्ट इज RBCs have an average lifespan of 120 days after which they are destroyed in the spleen which is a graveyard of RBCs। तो RBC का अगर आपसे लाइफ स्पैन पूछा जाए दैट इज 120 days, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट पर, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज WBCs, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ल्यूकोसाइट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, दैट इज वाइट ब्लड सेल। और ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं या वाइट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वाइट और कलरलेस में भी फर्क है, आपको कलरलेस बोलना है। और ये कलरलेस क्यों होते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इनके पास न्यूक्लियस होता है या नहीं, ये आपको याद रखना है, इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये 6000 to 8000 की रेंज पे लाई करते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो इनकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड या लॉन्ग लिव्ड। तो दैट इज दे आर शॉर्ट लिव्ड। एग्जैक्ट लाइफ स्पैन हमें नहीं बताया हुआ है यहाँ पर, बट जो WBC का लाइफ स्पैन होता है वो एवरेज पर 10 to 15 days होता है। We have two main categories of WBCs, that is granulocytes and agranulocytes। तो WBC के भी दो टाइप होते हैं, या तो granulocyte या agranulocyte, और टोटल 5 टाइप ऑफ WBC होते हैं जो कि हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करे हैं, दैट इज granulocyte एंड agranulocyte। तो नेक्स्ट लाइन इज न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में 3 टाइप ऑफ WBC आते हैं जिनका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। ये आपको याद रखने हैं। वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द एग्रेन्यूलोसाइट, और एग्रेन्यूलोसाइट में 2 आते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। नेक्स्ट लाइन इज न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट abundant cells, 60 to 65% of the total WBCs, and basophils are the least, 0.5 to 1% among them. Neutrophils and monocytes 6 to 8%, which are phagocytic, which help in destroying the foreign organisms which are entering in the blood. Basophils secrete histamine, serotonin, heparin, etc. and are involved in the inflammatory reaction. Eosinophil 2 to 3% resist the infections. तो अभी आपको मेन तो ये पता होना चाहिए इनकी कौन कितना कॉम्प्राइज करता है WBCs का। जैसे कि न्यूट्रोफिल 60 to 65%, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट है, 0.5 से 1%। इसी तरीके से आपको सबकी जो परसेंटेज है वो ध्यान होनी चाहिए। और इनके जो मेजर फंक्शंस हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का मेन फंक्शन दिया गया है, दैट इज दे आर फेगोसिटिक, और वो हेल्प करते हैं डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को। और बेसोफिल्स क्या क्या चीज़ें सिक्रीट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। और कई बार ऐसा दिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ WBC है जो कि एक एंटीकोएगुलेंट को सिक्रीट करते हैं। तो आप सोचेंगे ऐसा तो कहीं NCERT में नहीं लिखा था, लेकिन देखिए यहाँ पर दिया गया ना कि बेसोफिल सिक्रीट करते हैं हेपेरिन को, और हेपेरिन है एंटीकोएगुलेंट। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन अगर मोल्ड करके भी दिया जाए तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए आपको NCERT डीप से पढ़नी है। इसी तरीके से फिर हमें आगे दिया गया है इओसिनोफिल का फंक्शन, जो कि क्या है, ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को। और अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जो WBC है जिसका रोल होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, तो वो कौन सा होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इओसिनोफिल्स में, लेकिन नहीं, NCERT के अकॉर्डिंग दैट इज बेसोफिल्स, तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं एक ईजी टॉपिक है, लेकिन इसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी हैं, तो आपको ध्यान देना है। अब नीचे हमें फिगर 18.1 दी गई है जिसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड शो किया गया है। फर्स्ट हम देख सकते हैं हमें RBC शो किए गए हैं। तो आप यहाँ पर ना जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना वो आप ऐड कर सकते हैं डायग्राम्स में। इस तरीके से आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बाद में ईजी हो जाएगा। जैसे RBC जो क्या होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में दिया गया है, तो ये भी मैंने यहीं पे ऐड कर लिया। इसी तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं। जब रिवाइज करेंगे तो सेम टॉपिक की चीज़ कोरिलेट करने में ईजी हो जाती है थोड़ी, है ना। नेक्स्ट हमें प्लेटलेट शो किए गए हैं। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। और अगर प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन पूछा जाए दैट इज अबाउट 1 वीक।
नेक्स्ट हमें अलग अलग टाइप के WBC शो किए गए हैं, तो इनके डायग्राम्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें न्यूक्लियस के लोब्स जिस तरीके से दिखाए गए हैं, जिस तरीके से उनकी फॉर्मेशन है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट हमें ओसिनोफिल शो किया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाइलोब न्यूक्लियस हमें दिख रहा है, तो वो आप साइड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बेजोफिल्स, तो इसमें हमें 3 लोब न्यूक्लियस दिख रहा है और ये किस शेप का होता है, दैट इज एस शेप्ड। नेक्स्ट हम देख सकते हैं न्यूट्रोफिल, जो कि उसका फर्दर एक एग्जांपल भी होता है PMNL, दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये आप आगे जाके नेक्स्ट ईयर की चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ेंगे। फिर हम देख सकते हैं हमें मोनोसाइट शो हो रहा है, दैट इज द लार्जेस्ट टाइप, मतलब सबसे जो बड़ा होता है दैट इज मोनोसाइट, और सबसे एबंडेंट अगर पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल। तो ये दोनों चीज़ों में भी आपको फर्क पता होना चाहिए। और मोनोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज फेगोसिटिक, एंड इसका न्यूक्लियस किस शेप का होता है, हॉर्स शू शेप। तो ये भी आप साइड में लिख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, इनका राउंड न्यूक्लियस होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक PYQ मैंने नीचे ऐड किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, दैट इज RBC फॉर्मेशन के बारे में। दैट इज इट स्टार्ट्स इन द यॉर्क सेक। एम्ब्रियोनिक लाइफ में यॉर्क सेक में स्टार्ट हो जाता है, जो कि अर्ली स्टेज है। फिर लीवर और स्प्लीन में कंटिन्यू होता है, और जब एडल्ट स्टेज आती है तो बोन मैरो में इरेथ्रोपोइसिस चलता रहता है। नेक्स्ट लाइन इज eosinophils are associated with the allergic reactions. Next line is lymphocytes 20 to 25% are of two major types, B and T form. Lymphocyte जो हैं वो 20 to 25% comprise करते हैं, और इनके दो major type है, that is B and T. Both B and T lymphocytes are responsible for the immune responses of the body. तो lymphocytes का main function क्या होगा, that is the immune response of the body. अब हम आते हैं थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट पर, दैट इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज द थ्रोम्बोसाइट्स, विच आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल्स इन दी बोन मैरो। तो प्लेटलेट्स एक पर्टिकुलर सेल नहीं है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ये पर्टिकुलरली क्या है, सेल फ्रेगमेंट्स हैं, जो कि एक बड़ी सेल से मिलके बनते, एक बड़ी सेल से बनते हैं, दैट इज द मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि स्पेशल सेल्स हैं बोन मैरो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए मेगा कैरियोसाइट्स क्या हैं, तो वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में मिलते हैं, और ये क्या बनाते हैं, इनके जो सेल फ्रेगमेंट्स हैं वो प्लेटलेट्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लाइन इज ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्लेटलेट्स की कितनी कॉम्पोजिशन होती है। Next is platelets can release a variety of substances for which most of these are involved in the coagulation or clotting of blood. तो platelets का function तो हम सबको ही पता होता है, that is in the clotting of blood. Next line is a reduction in their number can lead to clotting disorders which will lead to the excessive loss of blood from the body. अगर प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है तो काफ़ी सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी ब्लड का एक्सेसिव लॉस होता है, क्योंकि क्लॉटिंग ही नहीं हो पाएगी, ब्लड जम ही नहीं पाएगा, तो ब्लड का लॉस ही होगा ना। तो कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर के अगर मैं नाम आपसे पूछना चाहूँ तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, दैट इज़ हीमोफीलिया। तो आज हमें यहीं तक कवर करना था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर अप्रॉक्स 7 वीडियोज़ के अंदर कवर हो जाएगा, तो हम इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।